डाटा का भी इसमें बहुत बड़ा खेल है। जब उसको वो पेट भर जाता है दिमाग का, भूख नहीं है। मैं खुद ओटीटी के इंतजार करता हूँ, 1 महीने बाद तो आने ही वाला है। बहुत सारे लोगों को क्लासिकल संगीत नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए थिएटर एंटरटेनमेंट का साधन है। सीधा सा मामला है कि मजा आना चाहिए। जन्म लेते ही सांस लेने का संघर्ष है, जस्टिफाई करने में हालत खराब हो जाएगी। वो चैनल बढ़ जाएगा तो सब बोलेंगे अरे क्या बात है, कमाल का काम किया है। आज ये थिएटर शब्द को जानते हैं। लोग कई बार पूछते थे सीधी कौन सी जाती है, और उनको लगता था सर नेम है मेरा। क्या ट्रेनिंग देना था कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करना है, यूट्यूब से अर्निंग किस तरीके से होती है, इसको प्रोफेशनली किस तरीके से चलाना है। जिस एनर्जी से वो मूवमेंट करते थे तो मैं तो चौंक गया कि ये कैसा एक्टर है। मतलब एक विलेन की तरफ खड़े होने के बावजूद वो लॉयल था। एक ऐसे घर में उनका पालन पोषण हुआ जिसको समाज ही सोसाइटी से बाहर रखता है। जिस पेड़ पे बर्बरी ने पीपल के पेड़ में बाण चलाया था, वो पेड़ देख के आया मैं कैसे उसके साथ खेल पाऊंगा, कैसे उसके लिए अपना विचार जोड़ पाऊंगा कि मेरा बर्बरी कैसा होगा। लेकिन मारने का हक नहीं है, हिंसा नहीं अच्छी। हारे का सहारा हमको बनना पड़ेगा हर वक्त। नमस्कार, कर्टन क्रॉनिकल्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज एक स्पेशल मेहमान है, और ये बता दूं आपको, ये मेहमान हमारा बहुत इंतज़ार करवाते हैं क्योंकि हम बहुत पहले एपिसोड में ही इनको लेना चाहते थे, लेकिन थोड़ा समय आ गया ऐसा कि हम नहीं कर पाए नीरज के साथ बातचीत। तो नीरज कुंदेर मेरे साथ में है, और नीरज बहुत सालों से थिएटर की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज मध्य प्रदेश से आते हैं। इनके बचपन से लेकर अभी तक जो भी जर्नी रही है वो बहुत संघर्ष की रही है, लेकिन थिएटर इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो नीरज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, और मेरे बहुत खास दोस्त भी है, इसको तो मैं ऐसे ही इंट्रोड्यूस करूँगी, मेरा भाई जैसा है और दोस्त है, तो मेरे चैनल पे इसको लाना बहुत ज़रूरी था। तो नीरज, सबसे पहले सवाल पूछूंगी कि अभी का समय कैसा है, कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सीधी में लगातार थिएटर की गतिविधियां चल रही हैं। इंदौर में छोटा भाई है, वहाँ भी संस्था का काम चल रहा है। एक छोटी सी कंपनी आर्ट, उसका भी काम चल रहा है। अब कंटिन्यूटी में, मतलब ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है, कोविड से भी कोई असर नहीं पड़ा। कोविड के समय 5-6 महीने ब्रेक था, तो उस समय सोशल एक्टिविटी चल रही थी और ऑनलाइन खूब सारा काम हम लोगों ने सेशन किया था, अलग अलग लोगों के साथ बातचीत की थी, तो ऑनलाइन हमने काम किया था, मतलब ब्रेक नहीं किया हमने। अच्छा, हमारा जो भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल है वो आप जैसे लोगों को ही कवर करता है, मैं आपको बता दूँ। उसका कारण ये है कि आप बहुत मतलब संघर्ष के बाद भी बड़े चुनौतियों के साथ आप लोग सामने आके और थिएटर जैसी एक्टिविटी करते हैं। थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें संघर्ष है, अभी भी है, और उसके बाद भी आप जैसे व्यक्ति का इसमें सफलता पाना एक अलग मुकाम है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चुनौतियाँ है क्या इस समय में? कोई ऐसा फर्क है, पहले की चुनौतियाँ भी वैसी है या वैसे ही सब पैटर्न चल रहा है या कुछ चेंजेस आए? बहुत सारी चीज़ें तो ये है कि लोग अपडेट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। अगर अपडेट होंगे तो निश्चित तौर पर सर्वाइव कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लाइव आर्ट फॉर्म, मतलब ये स्टेज पे होता है और दर्शक सामने से देखते हैं। जब टीवी इंडस्ट्री आई तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े थिएटर ग्रुप थे जो फोक स्टाइल में काम करते थे और प्रोफेशनल भी करते थे, पारसी थिएटर हो गया या नौटंकी शैली हो गई, तो जैसे ही सिनेमा आया तो धीरे धीरे वो आर्टिस्ट वहाँ चले गए, तो वहाँ पर उनका पतन शुरू हुआ। धीरे धीरे वो कुछ ही लोग हैं जो अभी करते हैं। तो सेम चीज जो मॉडर्न थिएटर के साथ हुआ कि बीच में एक लहर सी आई कि मॉडर्न थिएटर 70, 80, 90 के दशक में खूब काम हुआ और लोग जुड़े, काम करना शुरू किया। लेकिन पिछले 10-15 सालों से जो ये यूट्यूब और फेसबुक में कंटेंट क्रिएटर आ गए हैं और कंटेंट के नाम पे कुछ भी जो दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ दिन रहता है और सीखता नहीं है, क्योंकि सीखने का एक प्रोसेस होता है, एक समय तो लगता ही है, और उसके बाद वो तुरंत चला जाता है और अपना काम करने लगता है। कई लोग 1 महीने 2 महीने के लिए आते हैं समझने के लिए बारीकी, और कुछ भी जाके वीडियो बनाते हैं। और आज लॉकडाउन में तो देखा ही था कि सब लोग खाली बैठे थे तो कुछ भी कंटेंट देख रहे थे,
और कंटेंट नहीं चलता तो वो लोग अश्लीलता के कंटेंट या कुछ भी कंटेंट बनाते हैं जिससे लोग उसमें सस्पेंस वाला कंटेंट कि लोग अटक के देखें, और धीरे धीरे किसी के सब्सक्राइबर बढ़ गए तो बढ़ गए, और उसके बाद लगातार उसको देखते हैं। डाटा का भी इसमें बहुत बड़ा खेल है। आप पहले क्या था कि आप रिचार्ज के बहुत सारे पैटर्न थे कि आप इतने रुपए का रिचार्ज करिए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। अभी तो फिक्स हो गया 28 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। आप नॉर्मल फोन भी यूज करेंगे तो डाटा आपको 1 GB 1.5 GB मिलेगा, वो कहते हैं फ्री। लेकिन अगर किसी को नहीं चाहिए तब भी मिलेगा। तो जैसे गांव में धीरे धीरे सबने अपग्रेड कर लिया कि हमारा डाटा बर्बाद हो रहा है, तो फोन सबने एंड्रॉइड ले लिए। जो खाली बैठे हैं वो हर व्यक्ति देख रहा है, तो मतलब वो 1.5 GB डाटा फ्री नहीं है, उसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन उपयोग कौन कर रहा है? जो खाली बैठे लोग हैं। तो जब उनका जो दिमाग है उसको एक भोजन चाहिए होता है, कि दिमाग अपने हिसाब से काम करता है। आप खाली बैठे कुछ ना कुछ करेंगे, दिमाग बोलेगा कुछ करो। जब वो पेट भर जाता है दिमाग का, तो वो फिर जाके नाटक या लोक कलाओं को या किसी भी शास्त्रीय संगीत को सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पेट भरा हुआ है, उसका भूख नहीं है। पहले क्या होता था कि हमने कुछ नहीं देखा, महीने 2 महीने में अगर कोई नाटक करने वाला ग्रुप आया गांव में या शहर में, तो लोग टूट पड़ते थे, लाइन लगती थे, समय नहीं है। आज सिनेमा घरों का हाल क्या हो गया है? मैं जाता हूँ, मतलब हाउसफुल तो मैंने पिछले 2-3 साल में मैंने हाउसफुल जैसा कुछ सिनेमा हॉल देखा। OTT का मैं खुद OTT के इंतजार करता हूँ, 1 महीने बाद तो आने ही वाला है। पहले फिल्में 6 महीने बाद, साल भर बाद टीवी में आती थी। मतलब सिनेमा हॉल से उतर गया, उसके बावजूद टीवी में आने में कुछ समय लगता है। लेकिन आज हर व्यक्ति को पता है 1 महीने बाद, वो लोग भी बेचते हैं कि पैसा रिकवर हो जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके, जो मतलब डिजिटल एरा जो है वो थिएटर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है किसी ना बहुत ज्यादा करता है, और लगातार कर रहा है। बहुत सारे लोग थिएटर इसलिए देखते हैं कि शौक है, जैसे कहते हैं रॉयल, मतलब उनकी जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम दिल्ली में रहते हैं और मान लीजिए कि कोई ऑफिसर्स कॉलोनी है, बहुत सारे लोगों को क्लासिकल संगीत नहीं समझ में आता जो सुनने जाते हैं। मैं बताऊं, मतलब आप जा रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा आप जा रहे हैं, ठीक है मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, उसकी बारीकी किसी को नहीं आता। तो ऐसे थिएटर कुछ लोग हैं जो थिएटर को दर्शक भी हैं, ऐसा नहीं कि दर्शक नहीं है, अच्छे दर्शक भी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए थिएटर एंटरटेनमेंट का साधन है। तो सारे रस एंजॉय नहीं करते, सिर्फ कॉमेडी करते हैं या उनका एक मिला जुला सा है। मैंने बहुत सारी कंपनियों में देखा है, जैसे हमारे यहाँ सिंगरौली में NTPC है, वहाँ ऑडिटोरियम है, तो वहाँ हमने तो अब तक परफॉर्म नहीं किया। वहाँ का सीधा सा मामला है कि मजा आना चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको मजा आ जाए। अगर मेरे नाटक में तो हो सकता है कि रोना आ जाए, मैं इमोशनल नाटक करूँ, तो रुलाना नहीं है, सिर्फ हंसाना है, क्योंकि उनको खुद भी टेंशन है। लेकिन मुझे लगता है कि रोने से भी टेंशन खत्म होती है, इंसान रिलैक्स होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने तो अभी फिलहाल हम लोगों ने थिएटर के संघर्ष की बात की, आपका अपना संघर्ष क्या है? क्योंकि कर्टेन क्रॉनिकल्स में हम ऐसी पर्सनालिटीज को लाते हैं जो थिएटर से जुड़े भी हैं और संघर्ष करते करते कैसे भी अपनी दुनिया में एक हीरो है। तो आपका अपना संघर्ष क्या है? आपने क्यों थिएटर का चुनाव किया? आपको क्यों लगा कि ये एक ऐसी लाइफ जर्नी है जो मैं एज अ करियर अपना सकता हूँ? अब इसको संघर्ष कहें तो सिर्फ मेरा नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी है, जीव है, सबके साथ संघर्ष है। कोई भी बिना संघर्ष के कुछ नहीं करता। छोटा बच्चा होता है तो तब से संघर्ष करने लगता है, जन्म लेते ही सांस लेने का संघर्ष है, पैदा हुआ, फिर उसके बाद चलने का संघर्ष है, बोलने का संघर्ष है। जब तक नहीं बोलता बच्चा तो माँ बाप परेशान होते, नहीं चलता बच्चा तो माँ बाप परेशान रहते। संघर्ष तो सबके साथ है, और सुविधाएं भी है। जैसे मेरे साथ मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब मम्मी भी सपोर्ट करती थी पहले, अब तो मम्मी नहीं है, पापा जी बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब जो भी हो उनकी वजह से हो। तो ये सपोर्ट होने के बावजूद एक संघर्ष तो ये है कि हम किस तरीके से सीधी में थिएटर को इस्टेब्लिश करें, थिएटर के बारे में बताएं। थिएटर जब सीधी में हम लोग करना शुरू किए तो वहाँ पर कुछ ग्रुप्स काम करते थे वहाँ पर पहले, लेकिन उस तरीके से उन्होंने प्रोफेशन नहीं बना रखा था। उनके लिए ये था कि थिएटर करेंगे, और बाद में कई लोग, सब लोगों ने जॉब की, अच्छा थिएटर किया उन लोगों ने उस समय अपने समय पे,
पर मेरे लिए ये था कि जब तक मैं जीवन भर थिएटर करूँगा, अब कैसे करूँगा इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं था। मैं इंदौर गया, इंदौर में थिएटर करना शुरू किया यूथ फेस्टिवल में, और हर बार यही बोलता था मैं जीवन भर करूँगा, तो सब बोलते थे कि सब यही बोलते हैं और लौट जाते हैं। तो संघर्ष इंदौर में शुरू हुआ हिंदी बोलने से, कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, बंगाली में बात करता था। तो वहाँ संघर्ष हुआ कि हिंदी सीखो मतलब हिंदी टूटी फूटी आती थी, डायलेक्ट मेरा जो था वो अभी भी हो सकता आता हो कि मैं गांव से गया था या सीधी से गया था। 2003 में गांव ही था, सीधी भले डिस्ट्रिक्ट था। तो वहाँ संघर्ष शुरू हुआ बोलने का। फिर उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी की वर्कशॉप ज्वाइन की, हमने सिलेक्शन हुआ, हमारा इंटरव्यू दिया हमने, वहाँ पर संघर्ष था, सीखा हमने। फिर सीधी जाके हमने काम किया, तो सपोर्ट तो था, लेकिन संघर्ष ये था कि कैसे समझाएंगे कि ये क्यों जरूरी है। जैसे कोई सवाल पूछे कि ये चैनल क्यों आपने खोला, जस्टिफाई करने में हालत खराब हो जाएगी। वो चैनल बढ़ जाएगा तो सब बोलेंगे अरे क्या बात है, कमाल का काम किया, अच्छा इनका इंटरव्यू किया। ये तो 10 साल बाद हो सकता है कोई बहुत कमाल हो जाए, तो एक पुराने इंटरव्यू उठा के लोग वायरल कर दें। तो सीधी में कोई थिएटर उस समय जानता नहीं, लेकिन धीरे 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 बताते आज ये थिएटर शब्द को जानते हैं, थिएटर देखने आते हैं, सपोर्ट मिलता है, सीधी में खूब सपोर्ट मिलता है, जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। आपके नाम के आगे हमेशा सीधी होता ही है। सीधी नाम के आगे रखने का मतलब ये था कि मैं जब पडिक्कर सर के पास मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, स्कॉलरशिप मिली थी संगीत नाटक एकेडमी से। पडिक्कर सर का नाम था कावालम नारायण पडिक्कर। तो मुझे लगता था कि नाम है कावालम नारायण पडिक्कर। हम लोग वहाँ थे, फिर हम लोगों को बोला गया कि चलना है गाँव, क्यों पूजा होने वाली है। कौन सा गाँव? कावालम। कावालम। हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ पता चला इनके चाचा हैं, इनके दादा हैं, इनके मामा हैं, सब जो उस गांव में रहता, तो अपने गांव का नाम पहले कावा, उनका नाम था नारायण पडिक्कर, तो KN पडिक्कर लिखते थे, कावालम नारायण पडिक्कर। तो हर व्यक्ति कावालम वेणु ऐसे करके सारे लोग कावालम। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति अपने गाँव को मतलब इतना पद्म विभूषण मिला उनको, तो उनका गांव भी आया ना पूरी दुनिया की नजर में, पद्म विभूषण मिला। कावालम नारायण पडिक्कर सर जो गुरुदेव हैं हमारे, अगर उनके बारे में कोई रिसर्च करेगा उस गांव को भी तो जाके देखेगा वो क्या है, वहाँ की परंपरा क्या है, वहाँ की पूजा, वहाँ पर मतलब बहुत सारे मंदिर, मतलब उनके गांव में एक फेस्टिवल होता है जिसमें रात भर पूजा होती है, अलग अलग टेम्पल्स में, अलग अलग देवताओं की। वो अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है, तो वो जानने का मौका मिलेगा ना। नहीं तो ऐसे तो अद्भुत चीजें ऐसे गांव में घूम जाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना नाम रखूंगा सीधी नीरज कुंदे। थोड़ा सब लोगों ने पता नहीं कैसा है, हमको भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा नीरज कुंदे सीधी। अब इसके पीछे एक कारण और था कि जब मैं इंदौर पढ़ने गया था तो बताता था कि मेरा नाम नीरज कुंदेर है। कहाँ से हो? तो सीधी से। तो बोले सिद्धि या शिरडी। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं बताते बताते थक गया था कि क्या बताऊं। तो सीधी रीवा के पास, तो मैं परेशान था कि सीधी को लोग कैसे जाने। तो मैंने अपने नाम के आगे जोड़ा सीधी। एक समय ऐसा आया धीरे 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 कि लोग कई बार पूछते थे सीधी कौन सी जाति है, और उनको लगता था सरनेम है मेरा। तो मैंने कहा हमारा जन्मस्थल है, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, हमारा गांव है, जो भी समझिए आप। आज है कि थिएटर की दुनिया में तो सीधी को जानते हैं लोग, ईश्वर की कृपा से सब लोग जानते हैं। अच्छा, लोग कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तो एक बार जब कवरेज करने आए थे तो बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए थे बाहर से। तो ये जो आप सब कार्य करते हैं, जो आपकी नाट्य समिति है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसे आप लोग काम करते हैं, क्या क्या आपके चैलेंजेस आए हैं काम करने में, और कैसे आप समिति चलाते हैं? उसके आगे भी तो चुनौतियाँ तो होंगी। हाँ, चुनौतियाँ बहुत हैं। इंसान जब पहली बार शुरू किया तो ये था कि नाटक हो जाए, पहले ये था कि नाटक हो जाए, हॉल मिल जाए। हॉल मिलना चुनौती थी। नाटक हो जाए, कुछ लोग आ जाए, वो चुनौती थी। कुछ लोग मिले, मेरे बहुत अच्छा मित्र है रोशनी, रोशनी आज तक पिछले 20 सालों से साथ में है। तो मतलब सबसे बड़ा सहारा तो यही है कि हम दोनों साथ में हर काम आसान हो जाता है। रजनीश हैं, प्रजीत हैं,
और पहले भी बहुत सारे लोग साथ में हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं, सीखते हैं। तो ये पहली चुनौती थी, ये सॉल्व हो गई कि हॉल मिल जाएगा। फिर इंजीनियर आरबी सिंह दादा भाई टाटा कॉलेज के ऑनर, उनका सपोर्ट मिला। फिर अनूप भैया हैं हमारे संस्था के संरक्षक, मनोज पांडे भैया हैं, इन सब लोगों का सपोर्ट मिलता गया तो धीरे धीरे विस्तार मिलता गया। पहले तो सिर्फ नाटक करना उद्देश्य था, लेकिन वर्कशॉप में जब ट्रेनिंग हुई तो पता चला कि लोक कलाओं का संरक्षण भी जरूरी है और सीखना भी जरूरी है। तो लोक कलाओं खोज में हम लोग गाँव गाँव निकले। पहले तो लालच था कि सीखो, नाटक में यूज करो। अब उद्देश्य पहले तो क्लियर होता नहीं, करते करते समझ में आता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो सीखना भी और इनके संरक्षण के लिए काम भी करना है, क्योंकि वो सारे लोग जुड़ जाते हैं बड़े आत्मीयता से, मिसयूज ना होने पाए। तो उन लोगों से जुड़े और धीरे धीरे कारोबार बड़ा होता गया कि लोग कलाओं के क्षेत्र में खूब सारा हमने काम किया, परफॉर्मेंस की। इसमें सब अनूप भैया का बहुत जबरदस्त हमेशा योगदान रहा। मनोज भैया पत्रिका में हैं तो लगातार वो सपोर्ट करते रहे। उनके कारण मतलब कंटिन्यू छापते थे तो लोग अवेयरनेस फैली कि लोक कलाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी बात तो रखते सबके सामने, मैं 100 लोगों को बोल सकता हूँ, वो 1000 लोगों को बोल सकता हूँ अपने कलम से। इस तरह से विस्तार होता गया। फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग सेंटर की बात आई कि अब ट्रेनिंग सेंटर खोलना है। खूब वर्कशॉप्स हमने किए और वर्कशॉप करते करते ये मन में आया कि जब ये सब कर ही रहे हैं तो एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए। अभी प्रोसेस में है। अनूप भैया से हमने बोला था कि एक यहाँ पे संस्थान खोलना है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को ट्रेनिंग मिले, और प्रॉपर ट्रेनिंग जो देश भर में बड़े बड़े संस्थानों में मिलता है वैसा। और सीधी में जब कोई आता है तो जानता है कि वहाँ रेगुलर काम होता है लगातार। अच्छा, मैं भी सीधी है। मैं सीधी की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि आपकी वजह से वहाँ पे एक तो लोक कलाएं, जो पुरानी पद्धतियाँ हैं, जो शैलियाँ हैं, वो मैंने अपने सामने देखी। साथ में बड़े यूट्यूबर्स देखे वहाँ पे। जो बड़े अमेजिंग चीज़ ये थी कि हर बच्चा जो है वो यूट्यूब जानता है और सबके यूट्यूब मोनेटाइज है। मैं ये इतना मतलब ऐसी चीज़ है कि उनको डिजिटली भी आपने अवेयर किया हुआ है और वो लोक कलाओं को भी आपने ऊपर रखा हुआ। तो ये संतुलन बनाना कितना नहीं डिजिटली तो नहीं, मैं तो यूट्यूब को 2009 से यूज करता रहा हूँ। मैं तो जानता था लेकिन सुनता भी था, लेकिन आज तक मैंने मतलब यूट्यूब चैनल बना के उस पर अर्निंग का कभी नहीं सोचा। यूट्यूब पे कंटेंट डाल के लगातार वो करना नहीं। मतलब हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसको रखते हैं, मिनिस्ट्री में भी जमा करना पड़ता है। हमारे ग्रुप में एक लड़का आया था अंबर, छिंदवाड़ा का था। तो सीधी आया था अंबर पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो क्या ट्रेनिंग देना था कि ऑनलाइन FIR कैसे करना है। अच्छा। और वो छिंदवाड़ा में थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो सीधी में आया ढूंढने के लिए थिएटर कहाँ होता है। तो बोला 2 घंटे के लिए आएंगे दादा। तो मैंने कहा 2 घंटे के लिए तो हमें लाओ नहीं, रोशनी से बात की। तो अंबर ने कहा कि अरे हम तो जॉब कर रहे हैं। तो रोशनी ने बोला होगा कि छोड़ दो जॉब, थिएटर करना है। शुरू में आया वो कुछ 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे, लेकिन कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब दिन भर काम करोगे तब तो मिलेगा। तो 2 घंटे में ये हो सकता है कि आप आइए, मिलिए, बात करिए, देखिए, थोड़ा बहुत सीखिए। अब सारे लोग से दोस्ती हुई सब लोगों से, और धीरे धीरे देख रहा है कि सब लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब उसको करना था एक्टिंग। तो अंबर जब आया तो अंबर ने ये चीज डिस्कस किया और अंबर ने अवेयर किया पूरी संस्था को। जब अंबर ने सबको अवेयर किया, सारे लोगों को पता चला कि YouTube से अर्निंग किस तरीके से होती है, इसको प्रोफेशनली किस तरीके से चलाना है, सबको सिखाया। मतलब नरेंद्र करता था, और उसके अलावा हमारा ऑफिस है, एक ही कंप्यूटर है, तो उसमें सारे लोग करते थे। तो अंबर के कारण ये लगातार चीजें स्प्रेड हुई, फैली। अच्छा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, सब लोग करते हैं, जबरदस्त करते हैं, अच्छे कंटेंट डालते हैं। मतलब हमने जितने फेस्टिवल किए होंगे, हमारे पास वीडियो नहीं रहता, तो मैं रोशनी से, प्रदीप से या किसी से बोलता हूँ कि भेजो थोड़ा वीडियो, क्योंकि उन्होंने सबने डाल रखा है तो सब ढूंढ के दे देते। रजनीश ने और कई लोगों ने 2-2 3-3 चैनल बना रखे हैं, मोनेटाइज है। और एक समय था कि लोक कलाओं की चर्चा थी, लेकिन यूट्यूब में एक शब्द भी डालो तो सोहर हो गया, कर्मा हो गया, सैला हो गया, गुदुमद हो गया, तो कभी भी उस शब्द
का जब सर्च करते थे तो नो रिजल्ट फाउंड आता था। और आज ऐसा अच्छा, है कि कीवर्ड्स ही नहीं थे। और आज ऐसा है कि अगर एक बार हमने सर्च किया तो हजारों की संख्या में वीडियोज आते हैं एक शब्द डालने पर लोग पर। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों ने उसको बर्बाद किया, कुछ भी कंटेंट डालने लगे, लोग के नाम पर कुछ भी डाल रहे हैं। तो जब कभी विज्ञान आता है तो बहुत सारी सहूलियत लेके आता है और फायदे कराता है, बहुत सारा नुकसान भी कराता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स के साथ आप काम करते हैं, मैं वो लोक कलाओं के साथ है, वहाँ की एक लोक कला का कोई एक शैली होगी जो कई सारी शैली है। मैं तो नाटक करता हूँ बेसिकली। जितने भी आर्ट फॉर्म वहाँ पे हैं, नाटक में कौन से आर्ट फॉर्म को कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो किस पृष्ठभूमि का है, मतलब वो ऐसा नहीं कि मतलब सारे आर्ट फॉर्म को एक ही नाटक में डाल दें। हाँ, ये चीज़ हर नाटक में अलग, जैसे कर्णधारा हमने किया तो उसमें कर्मा प्रधान रखा, मतलब क्योंकि हम कर्ण की बात कर रहे हैं, कर्ण की कर्म की बात कर रहे हैं, तो कर्मा के जो अलग अलग फॉर्म्स थे, हमने कर्मा को वो किया, उसमें कर्मा को आगे लिखाना है। जो डांस फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म, तो उसमें डांस भी दिखेगा और म्यूजिक भी दिखेगा। अहिराई उसमें एक जगह है, क्योंकि जिस समय कर्ण जन्म हुआ तो अहीरों का वंश था, तो कृष्ण में अहिराई, अहीर नाचते हैं गाते तो अहिराई है, तो उसका उपयोग किया। तो हर नाटक का एक अपना वो होता है कि किस तरीके से हमको हम उसको प्रेजेंट करें। जैसे एकलव्य हमने किया तो उस समय कौन कौन सी कम्युनिटी थी, वो कम्युनिटी अभी कैसे सर्वाइव कर रही, कौन कौन से ट्राइबल्स थे, तो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके से एक रिसर्च करें और उस चीज को लेके आए, जिससे कि मुझे नहीं पता कि उस समय क्या रहा होगा, क्योंकि लोक में अलग कुछ दिखता है, और अगर हम शास्त्र देखें तो ये महाभारत देखें तो उसमें अलग होता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग और दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं, और हम भी अब एक अपने अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसा डांस क्या होगा। ये तो कल्पना हमारी बात है, नाटक कर रहे हैं तो कल्पना। तो अच्छा, महाभारत में कर्ण का कैरेक्टर जैसा आपने बोला बड़ा स्पेशल है, तो आपने अपने नाटक में उसको कैसे डिपिक्ट किया, मतलब कैसे आपने दिखाया कर्ण को एज अ पर्सनालिटी, वो कैसे थे, मतलब कर्ण कैसे थे? कर्ण तो सबसे पहले मैं महाभारत में देखा था, लेकिन उस समय कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उस समय अच्छा लगा। उस समय कोई पर्पस नहीं था, उस समय तो पर्पस नहीं था, एंटरटेनमेंट था। 2008 में पणिक्कर सर जब हम लोगों को पढ़ाने आए थे, विभीषण सर आए थे पढ़ाने, तो कार्यभारम का एक सीन हम लोग कर रहे थे संस्कृत में। तो मेरा एक दोस्त है गुदान, वो कर्ण बना था, मुझे शैल्य का कैरेक्टर मिला था। तो जब विभीषण सर बता रहे थे जिस एनर्जी से वो मूवमेंट करते थे, तो मैं तो चौंक गया कि ये कैसा एक्टर है, मतलब ये तो जादूगर हैं। तो कर्ण को मैंने जब देखा तो विभीषण सर की नजर से देखा, और इतनी एनर्जी, मैं तो मतलब मुझे कर्ण से ज्यादा विभीषण सर ने प्रभावित किया। फिर पता चला कर्ण इतना पावरफुल रहा होगा, जब ये मतलब एक एक्टर इतना प्रभाव डाल सकता है तो कर्ण कितना प्रभाव डाल सकता है। फिर कर्ण के बारे में पढ़ना, सुनना, रिसर्च करना ये शुरू किया। फिर जब केरला गया तो मैंने कर्णधारा पणिक्कर सर के साथ किया संस्कृत में और देखा। तो जब पणिक्कर सर किसी चीज को डिजाइन करते हैं बहुत बारीकी से करते हैं, हर चीज पर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं क्यों कर रहे हैं, एक मूवमेंट भी किया, अगर मुंडी यहाँ से ऐसे किया, तो हर मूवमेंट के लिए वो सोचते हैं 4 बार क्यों करना है, तो और डिस्कस होता है प्रॉपर उस पर। तो वहां से मैंने कर्णधारा को समझना शुरू किया। डिस्कशन में बहुत सारी चीजें समझ में आई। कई लोगों को मानना था कि वो दुर्योधन का मित्र है। दुर्योधन का मतलब सब लोग मान बैठे हैं कि दुर्योधन जो है वो विलेन है, और विलेन के साथ जो भी रहता है वो विलेन ही है। जो आजकल हो रहा है कि कोई अच्छा व्यक्ति भी अगर एक पार्टी में है तो दूसरी पार्टी वाले गाली देंगे, उस पार्टी में जाएगा तो इस पार्टी वाले गाली देंगे। दुर्योधन ने कर्ण की मदद उस वक्त किया जिस वक्त कर्ण को सबने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको राजा नहीं चौहटो के रहो, तो उसने एक राज्य दे दिया, चल ठीक है तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एक कॉम्पिटिशन में। उस वक्त उसने उसको दोस्त बोला, अब
अगर वो उस वक्त कृष्ण भगवान के साथ चला जाए या किसी और के साथ, उससे बड़ा मतलब दुष्ट आदमी कोई नहीं होगा, बुरा आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन उसने कहा कि मैं अपने मित्र के साथ रहूंगा। तो मित्रता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं। मैं मर जाऊं मिट जाऊं, लेकिन जिसके साथ था उसके साथ रहूं। तो ये ईमानदारी जो कर्ण की थी मुझे बहुत प्रभावित की। कर्ण के ऊपर आज बहुत सारे काम हो रहे हैं। कर्ण के ऊपर डिस्कस हो रहा है एक विलेन की तरफ खड़े होने के बावजूद। सिर्फ एक कारण है कर्ण का कि वो लॉयल था। मतलब आज से हजारों वर्ष पहले, मतलब 13वीं शताब्दी में ऐसा कहा जाता है लिखा गया था, और कुछ लोग बोलते हैं 300-400 साल पहले लिखा गया था। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिसर्च है। महाकवि भास ने 13 नाटक लिखे थे, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन और भी लिखे होंगे। 13 नाटक मिले हैं मतलब खुदाई के दौरान, और भी लिखे होंगे। उस समय जब वो निगेटिव कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया था उनको, उस समय कर्ण एक हीरो है। कौन बोल रहा है? महाकवि भास बोल रहा है। तो मतलब आज अगर हम किसी चीज को किसी भी तरीके से बताते हैं तो लोग बोल सकते हैं कि ये एक विचारधारा है, लेकिन उस समय अगर उन्होंने कहा इसका मतलब कि कुछ ज्ञान की बात नहीं होगी। तो मैंने कर्ण को जब किया और देखा तो सिर्फ इसी नजरिए से देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ ने जन्म लेते ही उसको फेंक दिया, एक नाजायज औलाद जो बता नहीं सकता तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है। माँ को पता है कि ये मेरा बेटा है, तो जाके जब आखिरी समय युद्ध के समय माँ जाती है, सुनती है, कर्ण से बोलती है कि तुम मेरे मतलब पांचों बेटे को छोड़ दो, मारना मत, जानती थी ताकत द्वारा। तो माँ ये भी तो बोल सकती थी पांचों बेटों से कि कर्ण को मत मारना, 5 ज्यादा होते हैं। कर्ण ने बोला ठीक है आपके 5 बच्चे जीवित रहेंगे, तो मैं मरा तब भी 5 रहेंगे, अर्जुन मरा तो मुझे मिला के 5 रहेंगे। वो लेते तुम मेरे बेटे हो। माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि मतलब अपने बच्चों से तो मैं भी उनको भी बोलूँ उनको नहीं मारे। अब जिसने उनको उठाया और पाला वो सारथी थे, ठीक है, शेड्यूल कास्ट थे। उस समय मतलब गाड़ी चलाने का काम, आज ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उस समय सारथी थे। तो एक ऐसे घर में उनका पालन पोषण हुआ जिसको समाज ही सोसाइटी से बाहर रखता है। शोध पुत्र तो सूर्य के थे, अब कुंती के थे, लेकिन शूद्र पुत्र बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति पैदा हुआ राजा के यहाँ और पढ़ने के लिए चला गया शूद्र, और उसकी परवरिश हो रही है बहुत लाड प्यार से, क्योंकि राधा का और अधिरथ का कोई बच्चा नहीं था। वो व्यक्ति कितना संघर्ष किया होगा। मतलब आप उदाहरण के लिए बहुत अच्छे से इंटरव्यू कर रहे हैं, 100 एपिसोड आपने बनाया, और जितने एपिसोड आप जैसे इंटर करते हैं अपलोड करते हैं एरर आ जाता है। किसी ने आपके सेटअप पे या चैनल पे या किसी भी चीज पे रोक लगा रखी, यूट्यूब ने रोक लगा रखी। तो अगर हर बार एरर आएगा तो क्या लगेगा, इरिटेट होगा। मतलब इतना बड़ा योद्धा जिसको युद्ध में लड़ने से रोका जाए, अगर राजा नहीं होता तो क्यों लड़ने देते, क्यों लड़ने देते, सैनिक बन के लड़ता। जैसे एकलव्य को रोका गया, लड़ने ही नहीं दिया गया, तो कितनी तकलीफ होती है। तो जो जिस चीज का हकदार है उसको अगर नहीं मिलेगा तकलीफ होगी। अगर उस वक्त किसी ने उसकी मदद की तो वो जीवन भर के लिए उसका ऋणी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कर्ण मतलब बहुत महान आदमी इन द सेंस कि जो उसने बोला वो किया। कहते हैं करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जो कहो वही करो। कर्ण ऐसी। अच्छा अब ये बताइए, बड़ा अच्छा से लिखाएंगे क्या? मैं सुन, मेरे को लगा मेरा क्लास हो रही है, नहीं है कि मेरी क्लास है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जब नाटक लिखते हैं, आप निर्देशन में भी हैं? निर्देशन करता हूँ, लिखता था पहले, अब नहीं लिखता। रोशनी लिखता। एक तो
रोशनी लिखने का मैं काम क्योंकि मैं विधा और शैली जानना मैं- चाहूंगी कि अगर कोई नाटक लेखन में जाना चाहता है या नाटक के निर्देशन में जाना चाहता है तो उनके लिए क्या दिशा देखिए, निर्देश लिखने आप का बताएंगे? सीधा सा फंडा है कि प्रैक्टिस रेगुलर पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। तो मैं चूंकि जैसे जैसे विस्तार होता गया संस्था का और काम का, तो धीरे धीरे पढ़ना छूट गया इन द सेंस कि बिल्कुल नहीं पढ़ता ऐसा नहीं है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि महीने में 1-2 किताबें खत्म हो गई या 3 किताबें खत्म हो गई, तो एक उम्र तक ऐसा था कि 100-200 किताबें मतलब 1-2 साल में ही पढ़ डाली। लेकिन अभी साल भर में 5 किताबें होती हैं, अधिकतम 5 साल। ये जो नाटक करना है वो पढ़ना होगा। तो पढ़ने की प्रैक्टिस छूटी, इसका मतलब कि आप लिखेंगे तो अपडेट नहीं हो पाए, पहली बात। दूसरी बात, और भी जैसे रोशनी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो रोशनी मतलब हमने स्टोरी लाइन डेवलप की अगर किसी चीज़ की, तो हमने कहा कि इस तरीके से लिखना है, तो पता है कहाँ पर क्या चाहिए मुझे, तो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये मैंने सीखा सिनेमा से। जैसे सिनेमा में वन लाइनर हुआ, फिर स्टोरी टेलिंग हुई, फिर उसके बाद स्टोरी लिखी गई, फिर उसके बाद स्क्रीन प्ले लिखा गया, फिर डायलॉग लिखा गया। तो डायलॉग कोई और लिख रहा है, स्क्रीन प्ले कोई और लिख रहा है, स्टोरी किसी और की है, वन लाइनर कोई और लिख रहा है। 4-5 लोगों की टीम ने मिलकर लिखा, उसमें सबको क्रेडिट दिया गया अलग अलग। तो अगर वो सारे लोग क्यों कर पा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता, और करते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन सहूलियत के लिए कि हम जैसे एक व्यक्ति अगर कहानी भी लिखेगा और स्क्रीन प्ले भी लिखेगा और डायलॉग भी लिखेगा, तो हो सकता है वो काम 4 से 6 महीने में। लेकिन अगर 3 लोग या 4 लोग मिलकर करेंगे तो हो सकता है कि लगातार बैठेंगे ना, 2 महीने 3 महीने में 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो एक तो समय बचता है, दूसरा 2 विचार जब मिलते हैं तो बेहतर होता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो हो सकता है उसके बीच का रास्ता निकले और कुछ बेहतर निकल आए। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि 2 लोग डिस्कस करके उसको करें, तो उसमें सहूलियत भी होती है, अच्छा भी होता है। मैंने खुद भी नाटक लिखे हैं, मैंने किया भी है, और उस समय तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उस समय मैच्योरिटी थी। लेकिन अब लगता है कि उस समय अगर 2-4 लोग साथ में लिखने वाले होते तो थोड़ा बेहतर हो जाता। तो नए लोग अगर जो लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ें, मतलब पढ़ डालें 2-4-100 किताब। हाँ, तो जैसे मैं जो काम करता हूँ रिसर्च वाला ही काम रहता है, मतलब पूरा खोद के निकालना है कि क्या क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है, जो लोगों को, जैसे बर्बरी हम लोग कर रहे थे, तो नरेंद्र लिख रहा था, तो हमने कहा कि चलो घूम के आते हैं। नया नरेंद्र गए, जिस पेड़ पे बर्बरी ने पीपल के पेड़ बाण चलाया था, वो पेड़ देख के आया मैं, और खाटू श्याम जी के दर्शन करके आया मैं, और वहाँ भी जितनी मिथक कथाएं थी वो समेट के आया मैं। उस नाटक में यूज नहीं किया, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने आप को जस्टिफाई किया कि हाँ, ये व्यक्ति मतलब कोई था जिसके प्रमाण अभी मिलते हैं। कहने का मतलब एक ही कैरेक्टर से पहले आप जुड़ते हैं। हाँ, मतलब पहले आप खाटू श्याम से जुड़ेंगे, हाँ, तभी आप अच्छा कुछ लिख पाएंगे। तभी तो मैं अगर उदाहरण के लिए जैसे मेरे साथ उदाहरण के लिए कुछ काम करना है, कोई नाटक करना है, तो कंफर्टेबली हम काम कर सकते हैं ना, जाके किसी भी स्कूल में, कॉलेज में। जैसे अभी मैं देख रहा था कि कॉलेजेस में आप जाके क्लास ले रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि एक लड़का जा रहा है साथ में, वो वर्कशॉप में हेल्प करेगा, साथ में रहेगा, तो अचानक कोई आएगा तो इंसान अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा सा देखेगा कि कैसा है। 2-4-6-10 दिन 15 दिन रहने के बाद अब मैं जाऊंगा तो कंफर्टेबल, मुझे पूछना भी नहीं, मैं आगे भी हूँ, पीछे भी हूँ, पानी पिया कि नहीं पिया, बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, मैं अपने हिसाब से, मैं भी फ्री और आप भी फ्री। लेकिन अगर कोई साथ में गया है तो नया व्यक्ति, तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को मैं जानूंगा ही नहीं, जैसे बर्बरी को जानूंगा ही नहीं, एकलव्य को जानूंगा नहीं, तो मैं कैसे उसके साथ खेल पाऊंगा, कैसे उसके लिए अपना विचार जोड़ पाऊंगा कि मेरा बर्बरी कैसा होगा। बर्बरी का तो मैंने ऐसे भी वो जो कैरेक्टर निकल गया, बहुत दिनों से मन में था, 2 नाटक किया उसको 3-4 साल से। एक साधु बाबा थे, उन्होंने बोला था, मुझे पता भी नहीं था बर्बरी कौन है, उन्होंने कहा इस पर करो, हमने कहा क्या कहानी, तो उन्होंने बताया, बोले फिर मर गए। मर गए मतलब गर्दन कटी, पूरा महाभारत देखा। हमने कहा इसमें क्या स्टोरी है, कुछ नहीं, लेकिन वो खटक की बात, मतलब वो पूरे युद्ध को एक बार में समाप्त कर सकते हैं,
पूरे युद्ध को एक बार में समाप्त कर सकते हैं। क्यों उनके साथ ऐसा छल हुआ, उनका नाम क्यों गायब कर दिया गया, खाटू श्याम क्यों हुआ, कुछ कुछ चीजें। और हारे का सहारा, मतलब माँ ने कहा है कि मतलब हारे के साथ खड़े रहना है, ऐसा क्यों, परवरिश कहाँ से हुई, उनकी माँ कौन थी, अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, मतलब जो घटोत्कच का बेटा मतलब वो जंगल में पला बड़ा और माँ ने सिखाया हुआ था मतलब सपोर्ट करना है, लड़ना नहीं है। तो उनसे पूछा गया तो बोले कि नहीं हम उनकी तरफ खड़े होंगे, इधर तो पावरफुल लोग हैं। तो ऐसे कैसे दिमाग में चल रहा था। और उसी समय 2016-17 इस समय की बात है, 18 के समय की बात है कि उस समय मॉब लॉन्चिंग बहुत हो रही थी, मतलब भीड़ आती थी और मार के चली जाती थी। उस बहुत सारी हमने घटनाएं देखी, लेकिन एक हमने महाराष्ट्र की घटना देखी कि एक व्यक्ति को, साधु थे या संत थे, एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा और वो मुस्कुरा रहे हैं कि मत मारो, मतलब हंस रहे हैं कि मतलब छोड़ दो भाई, मतलब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं हमला नहीं करूंगा, या मैं दया का पात्र हूँ, मतलब मुस्कुरा रहे हैं, फिर भी उनको पीट के मार डाला। देखा होगा, सुना होगा। उस घटना से बहुत मतलब दिमाग खराब हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही थी पूरे देश में। तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति को मारने के लिए कितने लोग आते हैं, 10 लोग 20 लोग, और खड़े होकर कितने देखते हैं, 100 लोग 200 लोग। एक व्यक्ति को चौराहे में 4 लोग मारते हैं तो कितने लोग देखते हैं, 100 लोग। अगर जो कोई व्यक्ति 4-6 लोगों को रोकने के लिए आ जाए और उसके लिए 2-4 लोग आ जाए, 10 लोग खड़े हो जाए, तो उस व्यक्ति मरने से बच जाएगा, मरने से भी बचेगा। और जो संविधान है, संविधान के हिसाब से उसको सजा मिले। अगर किसी ने गलती की है सच में तो उसको ले जाके बंद करवा दो या जो भी करो, लेकिन मारने का हक नहीं है, हिंसा नहीं अच्छी है। हारे का सहारा हमको बनना पड़ेगा हर वक्त। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो, अभी एक एक्सीडेंट हुआ, पहले एक बार मैंने देखा था एक्सीडेंट, तो मैं घबरा गया था, मैं कुछ नहीं कर पाया। आधे लोग मोबाइल निकाल लेते हैं। तो अभी 15 दिन पहले, 20 दिन पहले की घटना है, सीधी में एक एक्सीडेंट हुआ सिद्धभूमि स्कूल के पास। तो वहाँ एक जीन्स पहना हुआ था, ये पैर की हड्डी थाई की टूट के बाहर आ गई ऐसे। वहाँ कई मैं पहुंचा तो मैं भी कांपने लगा, और वहाँ वो कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और 3 लोग बिखरे थे, एक बाइक में थे। और मैंने कहा कि एम्बुलेंस, मुझे लगा कि एम्बुलेंस आ रही होगी, मैं 100-150 मीटर दूरी पर, तब वहाँ तक रोने की आवाज़ आ रही थी। तो भाभी जी ने और अमर जहाँ था मैं, तो उन्होंने कहा कि कोई रो रहा है शायद, तो भागे देखे। मुझे लगा क्या करूँ, 1 सेकंड के लिए मेरे मन में आया कि वीडियो बना के मनोज भैया को भेज दूँ या किसी पत्रकार को भेज दूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 सेकंड बाद ही मैंने सोचा कि इस सबका तो विरोध मैं करता हूँ, इसकी तो मदद करनी चाहिए, अभी तो मदद की जरूरत है, न्यूज़ बने चाहे ना बने। मैंने पूछा लोगों से कि एम्बुलेंस आ रही, बोले नहीं। तब तक मैंने फ़ोन लगाना शुरू किया, तभी एक ऑटो आ रहा था, मैंने रुकवाया, मैंने रिक्वेस्ट की ऑटो वाले से, ऑटो वाले ने कहा ठीक है, बोले लेकिन रिसीव कौन करेगा। तो हमने कहा चलता हूँ, मैं देखता हूँ। बच्चों को घर लेके जा रहा था, मैंने सोचा बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा साथ में, अगर नहीं कुछ होता तो। मैंने कहा अनूप भैया को बोलता हूँ, अनूप भैया को मैंने कहा भैया 2 लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ़ोन कर दीजिए, कोई आके तो वो कर मतलब देख ले। अनूप भैया ने ठीक भेजो भेजो, मैं देखूँगा। उसके बाद हॉस्पिटल वाले, मतलब वहाँ ऑटो गया और उन तीनों को उतारा। अनूप भैया खुद भी हॉस्पिटल पहुँचे, अनूप भैया ने उन तीनों को वहाँ पर एडमिट कराया, ट्रीटमेंट कराया, जो प्राथमिक उपचार है। तो फिर अनूप भैया ने फ़ोन भी लगाया, मैं बाइक चला रहा था, मैं डर रहा था, फ़ोन नहीं उठाया मैंने, बच्चे भी पीछे बैठे थे। मैंने कहा घर जाके देखूंगा, साइलेंट करता जा रहा था मोबाइल। पहुँचा, मैंने भैया से बात की, भैया बोले कि हाँ, मैंने देखा कि फ़ोन आया था। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि नहीं अब ठीक है, मैं गया था और इलाज मतलब प्राथमिक उपचार हो गया और ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चोट तो आई है 2 लोगों को ज़्यादा, लेकिन ठीक हो जाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, पहली बार लगा कि बर्बरी के कारण ये थोड़ा सा मतलब संवेदनशीलता है। तो बर्बरी को वो व्यक्ति है जो हमेशा सबके साथ खड़ा रहता है। उनका जो नारा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम हमारे, हम हारे हुए हैं तो मेरे साथ वो खड़े हैं। लेकिन अगर उनके इस डायलॉग को हम अपने ऊपर डाल लें कि खाटू श्याम के हम भक्त हैं, तो कोई भी अगर कमजोर है तो हम उसका सहारा बनेंगे, तो निश्चित तौर पर सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए आखिरी सवाल लेंगे अब। मैं ये पूछना चाहूँगी कि लोक कलाएं जो है हमारे देश की, केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं, उसकी ज़रूरत क्या है? मतलब जैसे एक व्यक्ति, प्यासे व्यक्ति को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही लोक कलाओं को क्या ज़रूरत है? और साथ ही आपको ये जो संदेश हमारे चैनल के थ्रू देना लोक कलाओं की क्या जरूरत है? या हमें उनकी ज़रूरत है? हमें भी उनकी जरूरत है, उनको जरूरत है प्रेम की। कोई भी लोक कलाकार है, बहुत सारी लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं आज के समय विलुप्त में। इसलिए हो रही है कि हम उनको प्रेम नहीं दे रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। और मतलब हम देखिए, लोग की वही बात कि किससे प्रेम है, उस व्यक्ति से प्रेम होगा, उस लोक कला से प्रेम होगी, उस कम्युनिटी से प्रेम होगा, उस गांव से प्रेम होगा, वही व्यक्ति आएगा और हम पैर छुएगा और काम मांगेगा या कुछ मांगेगा। और जब परफॉर्मेंस करेगा, हम अगर उसको कला की दृष्टि से देखेंगे कि जो अद्भुत है हमारे पास नहीं है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अच्छा ये तो उस वर्ग का है, अच्छा ये तो ऐसे करते रहते हैं लोग, हाँ हाँ बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम अगर कैजुअल लेंगे तो कैजुअल है, तब वो डेवलप नहीं हुआ। अगर हम मानेंगे कि हाँ वो महत्वपूर्ण है, आज जितने भी आयुर्वेदिक चीजें थी, पहले हर गांव में वैद्य होता था, आज कहाँ है? क्योंकि हमने महत्व छोड़ दिया। पहले लोग मर जाते थे सब जल्दी, नहीं मरते थे, और ज्यादा जीते थे। मर तो आज रहे हैं ना 50, 60, 70, 80 के अंदर। तो हमको सबसे पहले सम्मान देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, जब भी उनकी जरूरत है तो उनको कैजुअली ना बुला लें कि आओ करो और जाओ। हमको प्रॉपर, अगर हम किसी आर्टिस्ट को बुक करते हैं किसी बड़े शहर से, मुंबई से, दिल्ली से, या बड़े शहर से कोई ग्रुप आता है, तो उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देते हैं, और उनको हम सिर्फ 5,000 देते हैं। 20 लोग आते हैं तो हमको सम्मान राशि देना पड़ेगा प्रॉपर। मतलब एक दिन उनकी मजदूरी 1,000, 2,000 अगर होती है तो उनको इतना तो मिल जाना चाहिए। तीसरा, ट्रीटमेंट उनके साथ अच्छा होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने देखा है बहुत सारे सरकारी आयोजनों में, मध्य प्रदेश में खास कर, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में खास कर, अगर 100 कलाकार आए, 5-6 ग्रुप आए, तो एक हॉल में ऐसे लिटा दिया, जब 5-6 कमरे हैं तो एक रूम में 8-8, 10-10 लोगों को रूम दिया। अगर और पैसे कितने दे रहे हैं? 800 रुपए एक व्यक्ति को, एक दिन के 800, ग्रुप लीडर को 1,000 रुपए। वहीं कोई क्लासिकल वाला व्यक्ति आ रहा है तो 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 स्टार। भाई उनको तुम 800 दे रहे हो, ठीक है, मैं नहीं दे सकते, मत दो, रहने के लिए तो अच्छे से दे दो, खाने के लिए दे दो। बड़ा स्टार कॉस्ट्यूम कहाँ चेंज कर रहा है? ग्रीन रूम में। ये कहाँ कर रहे हैं? सड़क बाहर, ओपन कहीं। और बोला जाए जल्दी तैयार हो, जल्दी 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 तैयार हो, अभी तक तैयार नहीं हो, जल्दी हो। अगर कोई क्लासिकल का व्यक्ति है, उसको समय दिया गया तो वो आएगा प्रॉपर, अपना तैयार होगा, उसको कोई जाके बोलेगा नहीं तैयार नहीं हुआ अभी तक, अरे जल्दी चलिए ना, तैयार खड़े रहेंगे, इंतजार करेंगे कहीं वो डांट ना दे। हम अगर सम्मान नहीं देंगे तो नहीं होगा। लोग बोलते हैं वो नहीं बदले, हमने बदलने का मौका कब दिया? बदलने का मौका। और वैसे भी लोक कलाकार जो है वो तो अपने पैटर्न पे ही रहेंगे, वो बदलेंगे क्यों? वो बदल गए तो फिर कला के मायने में नहीं, व्यवहारिक मामले में लोग बोलते नहीं बदले, क्यों बदलेंगे भाई? अगर कुछ मान लीजिए बदलाव लाना है, अपग्रेड करना है, तो आपको करना पड़ेगा ना। आप चाहते हैं कि वो मंच पे आए, वो तो गांव में खुश हैं, आप चाहते हैं कि वो व्यवस्थित रहें, तो आप उनको बताइए किस तरीके से करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आज बहुत सारे लोक कलाकार जो है, उनका ग्रुप है, बहुत अच्छा है, व्यवस्थित है, लगातार करते करते हुए पूरे देश में लगातार इसके लिए 10-20 साल तक बात होगी, चर्चा होगी, तब जाके कुछ होगा। ये कार्यक्रम देने से और बुला लेने से बस कुछ नहीं होता, फेस्टिवल करने से कुछ नहीं होता। फेस्टिवल मैं बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ मनी है। 1 करोड़ का फेस्टिवल होता है, कलाकारों के खाते में 10-15 लाख, 20 लाख, 80 लाख का डेकोरेशन में, पूरा हवाबाजी में। जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके नाम से कर रहे हैं, लोक कलाओं के बढ़ावे के लिए, वो क्या बढ़ रहे हैं? नहीं, उससे ज्यादा तो ये सारे लोग बढ़ गए। चलिए इसी के साथ कर्टन क्रॉनिकल्स का ये एपिसोड का अंत करते हैं, और यही कहना चाहूँगी कि भारत मेरे साथ चैनल जो है, नीरज को भी बताना चाहेंगे, वो इसीलिए है कि हम लोक कला, लोक कलाकार और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है हमारे देश की,
उसको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने इस चैनल को खोला है और हम नीरज जैसे ऐसी कई पर्सनालिटीज को आपके सामने लाते रहेंगे जो इस तरीके के मजबूत संदेश आपको दे और आप समझें कि हमारे देश की संस्कृति कितनी कितनी ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए भारत मेरे साथ।